जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। तो देखो बच्चों, आज वो घड़ी आ चुकी है। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि सर कब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वो घड़ी आ चुकी है। तो आज सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर फर्स्ट, और सेकंड चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मापन क्या है। तो हम मापन से स्टार्टिंग करते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मापन दैट इज मेजरमेंट। देखो बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि फिजिक्स में हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनको नियमों में बांधते हैं, नियम बनाए जाते हैं। फिजिक्स में आप बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे, बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, और ये सभी नियम, ये सभी सिद्धांत गणित की भाषा में व्यक्त किए जाते हैं। गणित की भाषा के बिना फिजिक्स का निर्माण संभव नहीं है। कोई भी नियम हो, हमें संख्याओं का सहारा लेना पड़ेगा। जब संख्याओं का सहारा लेना पड़ेगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें गणित का सहारा लेना पड़ रहा है। तो बिना गणित के फिजिक्स में आप कुछ भी नहीं सीख सकते। अब बात आती है कि कोई भी नियम जब बनता है, कोई भी नियम, तो उसको गणित की भाषा में निरूपित किया जाएगा, और किसकी सहायता ली जाएगी? भौतिक राशियों की। भौतिक राशियों की, भौतिक राशियों के पदों में ही वो नियम लिखा जाता है। तो ये भौतिक राशियां क्या हैं, इस चीज को समझते हैं। भौतिक राशियां, बेटा ऐसा लग रहा है थोड़ा रोशनी कम है, मैं अभी थोड़ा अरेंजमेंट करता हूं, सॉरी। हाँ, तो बच्चों बात कर रहे थे कि भौतिक राशियाँ क्या हैं। देखिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलते हैं, जिससे कि कोई भी बात ऐसी न रह जाए कि हमारे समझ में नहीं आई, आप लोग ये कहें कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे कि राशि क्या है। भौतिक राशि से पहले राशि। अब भाई, राशि का अर्थ यहाँ अपनी कुंडली वाली राशि मत समझ लेना कि सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, उन राशियों की बात नहीं हो रही है। राशि दैट इज क्वांटिटी, क्वांटिटी की बात हो रही है। तो राशि को कैसे समझ सकते हैं कि राशि किसी वस्तु का वह गुण है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है। क्या है? एक गुण, जिसको हम संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकें या जिसको माप सकें, वो क्या कहलाएगा? राशि। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ परिभाषा लिख करके मैं समय वेस्ट नहीं करूँगा कि राशि सिंपली क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, जिसको हम संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको माप सकते हैं। वो क्या हो जाता है? राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, तो देखें भाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बहुत सारी राशियां हैं। चाल है, वेग है, त्वरण है, विद्युत धारा है, विद्युत विभव है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ज्योति तीव्रता है, अनगिनत भौतिक राशियां हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे राशि की। अब इनको हम नाप सकते हैं। देखिए, लंबाई को नाप सकते हैं, द्रव्यमान को नाप सकते हैं, समय को नाप सकते हैं, इनका मापन किया जा सकता है। तो ये राशियां हैं। अब देखें, मैंने बताया था कि जो राशि है वो एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। तो अब कहेंगे सर हमारे अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं, तो वो भी राशियां हैं क्या? जैसे मैं कहूँ ईमानदारी,
ईमानदारी भी एक गुण है, बेईमानी, सुंदरता, क्रोध, उत्साह। जैसे मैंने ये शब्द लिखे, क्या इनका कोई पैमाना है? क्या इनको हम माप सकते हैं कि हमें कितना क्रोध आ रहा है, हमारे अंदर कितना उत्साह है, कितना उल्लास पैदा हो रहा है, हम कितने सुंदर हैं, कितने बेईमान हैं, कितने ईमानदार हैं? इसका कोई पैमाना नहीं है। तो भाई ये राशियां नहीं हैं। तो समझ गए होंगे कि राशि क्या हो राशि को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपली अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर, उसको हम माप सकें, वो राशि हो जाएगी। अब बात आती है कि भौतिक राशि क्या होगी। तो भौतिक राशियां वे राशियां हुई जिनको हम फिजिक्स में यूज करेंगे, भौतिक विज्ञान के नियमों को एक्सप्लेन करने में इन राशियों को यूज किया जाएगा, और इनको भी हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनका मापन कर सकते हैं। वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। जैसे मैंने ये लिखी थी, ये भौतिक राशियां भी थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, त्वरण, बल। समझ रहे हैं भाई? बहुत हैं। वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव, बहुत हैं। ये क्या हैं? भौतिक राशियां। तो बच्चों अब बात ये हो रही थी कि हम मापन क्यों पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट, मापन को क्यों पढ़ रहे हैं? पहले ये भी तो समझ लें भाई। आज तो हम केवल इसकी प्रस्तावना बताएंगे कि ये इस चैप्टर का नाम जो है उसका ही अर्थ समझेंगे केवल। तो देखें, बात आती है मापन की। देखिए लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके अंदर कोई ज्ञान है और उस ज्ञान को, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उस ज्ञान को अगर आप संख्याओं के रूप में व्यक्त न कर सकें, नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका ज्ञान बिल्कुल निरर्थक है, बेकार है, बहुत सूक्ष्म माना जाएगा। उससे आप कोई भी लाभ नहीं उठा सकते उस ज्ञान से। किस ज्ञान से? जिस ज्ञान को आप अंकों में व्यक्त न कर सकें, वो ज्ञान आपका बेकार रहा। अब देखें, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, यानी संख्याओं में व्यक्त करना ही क्या है? एक तरीके से मापन है। अब आप कहेंगे नहीं, हमें तो मापन की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम तो अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही बता सकते हैं, मापन कर सकते हैं। देखें, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ओके, तो अब देखें, आप ये बता सकते हैं अपनी आंखों से, अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है उससे ये तो बता सकते हैं कि ये छोटी और ये बड़ी है, छोटी बड़ी तुलनात्मक अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये कितनी लंबी है, ये कितनी छोटी है, इससे ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो मापन से ही संभव होगा। आप, मेरा हाथ मेरे ज़्यादा पास है, ये मार्कर मुझसे दूर है, तो आप ये तो बता सकते हैं कि ये दूर है, ये पास है, ये नहीं बता सकते कि ये कितना दूर है, ये कितना पास है। उसके लिए मापन की ही ज़रूरत पड़ेगी कि कितने सेंटीमीटर ये दूर है, कितने सेंटीमीटर ये दूर है। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्ञानेंद्रियों से हम अनुमान लगा सकते हैं बेटा। हाथ से, दोनों हाथों से अलग अलग वजन उठा के हम ये बता सकते हैं कि कौन हल्का है, कौन भारी है। कितना हल्का है, कितना भारी है, ये नहीं बता सकते। छू करके त्वचा की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु ठंडी है, कौन सी गर्म है। कितने टेम्परेचर तक वो गर्म है ये नहीं बता सकते, उसके लिए भी क्या करना होगा? मापन। तो कहने का अर्थ ये था कि ज्ञानेंद्रियों से हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं, यथार्थ वैल्यू उसकी नहीं बता सकते, जबकि फिजिक्स इज अ एब्सोल्यूट साइंस। जो भौतिक विज्ञान है वो यथार्थ विज्ञान है, यथार्थ है, बिल्कुल एक्यूरेसी बताता है, एग्जैक्टनेस बताता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि किसी वस्तु का मापन कर रहे हैं वो यथार्थ से यथार्थ मिले, एग्जैक्ट की ओर अग्रसित होना है। तो बच्चों बात हो रही थी कि ज्ञानेंद्रियों से
और कभी कभी देखें, हमने कहा कि ज्ञानेंद्रियों से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ज्ञानेंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो हम मापन का कर रहे हैं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुमान लगा रहे हैं, वो कभी कभी भ्रम की स्थिति में भी डाल सकता है आपको। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी बात सही माने। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों, ओके, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उससे पहले बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा बच्चों मच्छर आ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा मॉस्किटो डाला है। तो अब बात हो रही थी कि एक्सपेरिमेंट करना है, सॉरी, हाँ, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। देखिए, आप लोग लेंगे 3 टब लेंगे, टब हो सकता है या और भी कोई बर्तन हो सकता है। जैसे ये एक टब रहा, एक टब ये है, एक टब ये है, इनमें पानी है तीनों टब में, इसमें भी और इसमें भी। 3 कोई से बर्तन ले लेना। अब क्या करेंगे आप, इसमें गर्म पानी रखेंगे, इसमें पानी कैसा है, गर्म है, और इसमें ठंडा पानी रखेंगे, फ्रिज से निकला हुआ चिल्ड, और इसमें नॉर्मल सादा पानी, न ठंडा है और न गर्म है। अब आपने क्या किया कि एक हाथ इसमें डाल दिया, इस वाले पानी में, मान लो लेफ्ट हैंड इसमें, गर्म वाले पानी में लेफ्ट हैंड आपने डाला है, ठीक, और इस वाले में आपने राइट हैंड डुबो दिया है। थोड़ी देर तक डुबोए रखिए। अब डुबोने के बाद अब ये दोनों हाथ इस वाले टब में डालेंगे, लेफ्ट वाला और राइट वाला। अब देखें आपकी ज्ञानेंद्री क्या कहती है। देखिए, ये जो लेफ्ट वाला हाथ है आपका, वो इस पानी को ठंडा बताएगा, ऐसा लगेगा कि ये पानी ठंडा है, इस हाथ को बड़ा ठंडक सी महसूस होगी। और ये वाला हाथ इस पानी को गर्म महसूस करेगा। करके देख लेना भाई, ये वाला हाथ कैसा महसूस करेगा कि ये पानी गर्म है। यानी हमारा ही एक हाथ हमसे कह रहा है कि पानी गर्म है और एक हाथ कह रहा है कि पानी ठंडा है। तो आप कौन से हाथ पर विश्वास करेंगे। तो देखिए, भ्रम की स्थिति पैदा हुई। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों ने जो हमें आभास कराया था वो यहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, मापन करना होता है। मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिससे कि हम उस राशि का एक सही मापन सही माप सकें उसको, मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसका जो परिमाण है वो पता कर सकें। मापन, तो बात किसकी हो रही है, नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की आवश्यकता क्यों है। बात इसकी हो रही है अब कि हम क्यों पढ़ें मापन, मापन की आवश्यकता। अब देखें, यहीं से समझ में आ रही होगी बात कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए, हमारे दोनों हाथ भ्रम पैदा कर रहे थे। तो हमने क्या किया था, अब हम इसकी सही स्थिति कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें थर्मोमीटर डुबो दें, तापमापी। ये तो आप जानते हैं, थर्मामीटर जो होता है, जो थर्मोमीटर है वो इसके अंदर जब डुबोएंगे तो वो एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देगा, न ठंडे का न गर्म का आभास जो हो रहा था सब झंझट ही खत्म। वो बता देगा कि ये पानी कितने टेम्परेचर पर है। ओके, इसका टेम्परेचर 30 है या 32 है या 33 या 27 है या 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है, वो थर्मामीटर इसको एग्जैक्ट बता देगा। तो मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट की बात हो रही है। तो देखिए, जब फिजिक्स की बात होगी तो उसमें जब भी कोई परिघटना का हम अध्ययन करते हैं तो हमें प्रेक्षण लेने होते हैं, ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, बहुत सारे प्रेक्षण लेने होते हैं। अब उन प्रेक्षणों को जब प्रेक्षण लिए जाएंगे तो उसके लिए हमें संख्याओं में उन्हें व्यक्त करना पड़ेगा, उनका परिमाण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें लंबाई और द्रव्यमान और समय की आवश्यकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो वस्तु कितनी लंबी है, उसका द्रव्यमान कितना है और कितने समय तक हमने ये परिघटना को ऑब्जर्व किया है। तो इनके परिमाण की हमें आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। तो
भाई बिना मापन के, बिना प्रेक्षण के फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, गणित भौतिक विज्ञान की एक भाषा है। बिना गणित के हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। तो मापन की आवश्यकता आप लोग समझ रहे होंगे भाई। अब देखिए व्यवहारिकता में देखें तब भी हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। आप मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने, तो आप उससे ये थोड़ी कह देंगे कि आलू दे दीजिए। अब भाई उसे ये भी तो प्रमाण भी तो बताना पड़ेगा कि 2 किलोग्राम के 3 किलोग्राम के 4 किलोग्राम, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, या ऐसे ही कह देंगे कि आलू दे दीजिए? नहीं कह सकते ना। मापन की आवश्यकता पड़ेगी, हर जगह मापन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे ही फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में जो भौतिक राशियां हैं उनको हम अंकों में व्यक्त जब करेंगे तो उनका प्रमाण पता होना चाहिए, तभी हम। अब बात ये आती है कि मापन करेंगे किससे। अभी मैंने बताया था कि ज्ञानेंद्रियों से भी मापन कर रहे थे, लेकिन वो भ्रम पैदा कर रहा था, उससे केवल अनुमान लग रहा था। तो अब मापन की आवश्यकता जब हो रही है, मापन हमें करना ही है, तो वो मापन करेगा कौन? मापक यंत्र। इस मापन को कौन करेगा? मापक यंत्र करेंगे। और अलग अलग राशियों के जो यंत्र होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे समय घड़ी से नापेंगे आप, दूरी मीटर पैमाने से नापेंगे आप, द्रव्यमान नापने के लिए आप बाट यूज़ करेंगे। 1 किलोग्राम का बाट 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 300 ग्राम का, मिलीग्राम में भी होंगे। तो बात समझ रहे हैं। तो अलग अलग राशियों को मापने के अलग अलग यंत्र होते हैं। तो बच्चों मापन की आवश्यकता यहाँ क्यों होगी, हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो आप समझ गए होंगे। क्योंकि बिना मेजरमेंट के फिजिक्स संभव है ही नहीं। अब ये मापन कैसे किया जाता है, अब बात क्या चलेगी, मापन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों भौतिक राशि की यहाँ परिभाषा में लिख देता हूँ। तो पहले आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप कहेंगे सर आप तो सब ऐसे ही हवा में पढ़ा देते हैं, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों मैंने ये परिभाषा लिख दी है मापन की, कि मापन की नहीं, भौतिक राशियों की, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों का अध्ययन करते हैं तथा जिन्हें संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है एवं उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। बात समझ रहे हैं। अभी ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ कि जो फिजिक्स के लॉज में, सिद्धांतों में जो भी पद यूज़ किए जाएंगे वो भौतिक राशियाँ ही होंगे। एक बार और समझ लें भाई, थोड़ा यहाँ मार्कर हल्का है, यानी भौतिक राशियों की परिभाषा है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की परिभाषा है। कि यहाँ पर एक बात आ रही है भाई कि जिसमें हम भौतिकी के नियमों का अध्ययन करते हैं, वे राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिनके पदों में, मतलब इनका इस्तेमाल बिना भौतिक राशियों के कोई नियम या सिद्धांत को व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। जैसे कोई सा एक नियम ले लीजिए आप। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कौन कौन से नियम अब तक पढ़ चुके हैं। देखिए शायद आपने आर्किमिडीज़ का सिद्धांत पढ़ा होगा, या गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम शायद पढ़ के आए होंगे आप, कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी 2 कणों अथवा पिंडों के बीच लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो इस नियम में देखिए भौतिक पद आए हैं, भौतिक राशियां आई हैं। कैसे, मैं लिखता चल रहा हूँ इस नियम, पूरा नियम नहीं लिख रहा बच्चों, समय को बचाना है हमें। कि ब्रह्मांड के किन्हीं भी 2 पिंडों या कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, एक तो बल आ गया, देखिए भौतिक राशि आ गई, कौन सी राशि आ गई, बल आया इसमें कि नहीं इस नियम में, तो यही क्या है, भौतिक राशि है। तो देखें वो परिभाषा भौतिक राशियों के पदों में ही लिखी जा रही है। लगने वाला बल, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमान आ गया, ये भी भौतिक राशि है, द्रव्यमान, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी आ गया, क्या आ गया, दूरी आ गया। तो देखें इस नियम में ये भौतिक राशियां प्रयुक्त हुई हैं कि नहीं हुई है, हुई है। तो कोई सा आप नियम लेंगे, कोई नियम या कोई सिद्धांत ऐसा नहीं हो सकता जो बिना भौतिक राशि के बन जाए। तो जो पद उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, नियम को या सिद्धांत को भौतिक राशियों के पदों में ही हम व्यक्त कर सकते हैं। तो फिजिक्स को अगर हमें
फिजिक्स की अभिव्यक्ति करनी है तो हमें भौतिक राशियों का सहारा लेना पड़ेगा और भौतिक राशियों का ही हम क्या पढ़ेंगे, मापन। इन राशियों को मापा कैसे जाता है। तो चलिए अब चलते हैं मापन पर। जैसे हम पहुंचे मापन, अब मापन से पहले हम एक बात बताते हैं कि जब आप छोटे मोटे मापन तो आप भी करते हैं भाई घर में, और व्यवहारिकता में भी मापन होता रहता है कि जैसे आप किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं, मान लो वो कमरा 5 कहना चाहिए, कितना मान लें 3 मीटर, मान लीजिए कोई कमरा है वो 3 मीटर चौड़ा है, तो ये लंबाई का मापन हो गया। उस कमरे चौड़ाई लंबाई है तो दूरी, ये उस दूरी का मापन हो गया कितना, 3 मीटर। तो देखें मापन में हमें 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैंने किसी कमरे की चौड़ाई पूछी है या लंबाई पूछी है, आपने आंसर दिया कि सर 3 मीटर है, तो इसमें आपने देखी 2 चीज़ें प्रयुक्त की हैं, एक ये 3 और एक मीटर की हैं कि नहीं। अब आप केवल ये कह दें कि सर, मैंने कहा सर कमरे की चौड़ाई बताइए, आपने कह दिया कि सर 3, तो क्या ये आपका जवाब सही है? नहीं भाई, क्या 3 मीटर के 3 फीट, ये 3 किलोमीटर, किलोमीटर में तो कमरा हो ही नहीं सकता। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई दूरी है, आपने कह दिया 3 किलोमीटर, 3 डेकामीटर, 3 सेंटीमीटर, भाई इसको तो बताना पड़ेगा। और ये भी नहीं कि आप इसे बता दें इसे न बताएं। मैंने कहा कमरा कितना चौड़ा है, आपने कहा मीटर, आप 3 बोल ही नहीं रहे हैं, तब भी आपकी बात अधूरी हो गई। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें इन 2 बातों का जानना बहुत जरूरी है। ये जो संख्या के रूप में लिखा हुआ है, ये इसका संख्यात्मक मान है। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है वो क्या है, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको कहते हैं। और ये जो मीटर लिखा हुआ है ये क्या है, मात्रक, जिसमें उस राशि को मापा जा रहा है। तो किसी राशि का आपको परिमाण बताना है तो आपको ये दोनों बातें बोलनी पड़ेगी। आप सब्जी लेने जाएंगे और ये कह देंगे किलो आलू दे दो, किलो, तो क्या करेगा सब्जी वाला, या तो पागल समझ के आपको आगे भगा देगा या 2-3 लगाई देगा खड़े होकर के। तो देखें भाई, बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कह दिया किलोग्राम आलू दे दो, तो ये बात पूरी नहीं हुई। और आपने किलोग्राम नहीं बोला कि 2 आलू दे दो, तो वो 2 आलू पकड़ा देगा आपको। 4 आलू दे दो, 4 आलू पकड़ा देगा। 3 आलू दे दो, 3 आलू पकड़ा देगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि 3 किलोग्राम चाहिए या 2 किलोग्राम चाहिए या 1 किलोग्राम चाहिए। दोनों बातें आपको बतानी पड़ेंगी, संख्यात्मक मान भी और मात्रक भी। दोनों मान जब तक नहीं बताएंगे तो मापन हमारा पूरा नहीं होगा और उस राशि की जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, उसको व्यक्त करना संभव नहीं होगा। यानी राशि के परिमाण में जो उसका मैग्नीट्यूड है, ये 2 चीज़ें हुई, संख्यात्मक मान इनटू मात्रक। ये दोनों बातें आपको बोलनी पड़ेंगी। बात समझ गए? संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू मात्रक क्या होता है, यूनिट। तो भाई इससे क्या पता लगा, परिमाण को मैं Q लिख देता हूं, तो Q बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू को N से लिख देता हूं और यूनिट को U से, N इंटू U। यानी किसी राशि के परिमाण में ये दोनों बातें होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान या आंकिक मान भी कह सकते हो, और उसका मात्रक भी होना जरूरी है। अब एक बात यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, उसको समझ लें। भाई 2 लड़के मैंने भेजे थे कि सड़क की चौड़ाई नाप के लाओ, तो एक ने तो मुझे आंसर बताया कि सर 3 मीटर है सड़क की चौड़ाई, दूसरे ने कहा सर 300 सेंटीमीटर है। दूसरे ने क्या कहा, 300 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही बच्चों की बात सही है, क्योंकि 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो दोनों की बात सही है, लेकिन यहाँ देखने में अलग अलग हैं। यहाँ संख्यात्मक मान 3 है, यहाँ 300 है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। यानी 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। यानी इन दोनों का गुणा सेम रहा, यानी एक ही राशि का मापन कर रहे हैं भिन्न भिन्न मात्रकों में,
तो मान लीजिए एक मात्रक में संख्यात्मक मान n1, जैसे ये n1, तो उसका मात्रक अलग होगा u1 बराबर n2 u2। जैसे ये n1 हो गया, ये मीटर मात्रक है u1, ये संख्यात्मक मान n2 हो गया, बदल गया ये u2। लेकिन 3 बराबर 300 नहीं लिख सकते, मीटर बराबर सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों का गुणा करके बराबर लिख सकते हैं कि n इंटू यू बराबर n1 u1 बराबर n2 u2। अब एक बात और देखें, यानी मात्रक और परिमाण का गुणनफल नियत रहेगा। अगर उसी राशि का मापन हो रहा है तो भिन्न भिन्न मात्रकों में जब नापेंगे तो भिन्न भिन्न संख्यात्मक मान आएंगे। किलोमीटर में इसको अगर रिप्रेजेंट करते तो 1000 से इसमें भाग देते, समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि देखें, मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है, कौन सा मात्रक बड़ा है? मीटर बड़ा है। मात्रक जितना बड़ा होगा उसका संख्यात्मक मान उतना ही कम आएगा। तो मीटर बड़ा मात्रक है, लेकिन उसके साथ जो आंकिक मान या संख्यात्मक मान है वो 3 है। यहाँ 300 हो गया, मात्रक छोटा हो गया। मात्रक छोटा होगा, आंकिक मान बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि जितना बड़ा मात्रक उतना ही छोटा संख्यात्मक मान, जितना छोटा मात्रक उतना ही बड़ा संख्यात्मक मान, यानी उल्टे अनुपात में चल रहे हैं। यानी जो संख्यात्मक मान है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, n प्रोपोर्शनल टू 1/u। इंटरेस्टिंग बात है, समझ में आ गई होगी भाई। जैसे 2 किलोग्राम बराबर मैं लिखूं, 2 किलोग्राम बराबर कितना लिख सकता हूं? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम लिखा जा सकता है। 2 किलोग्राम बराबर, किलोग्राम बड़ा मात्रक होता है, ग्राम छोटा मात्रक होता है। तो किलोग्राम के संग 2 आया है और ग्राम के संग 2000 लगाना पड़ा है, तब ये बराबर हुए हैं। तो बात समझ रहे हैं, छोटा मात्रक बड़ा संख्यात्मक मान, बड़ा मात्रक छोटा संख्यात्मक मान, लेकिन दोनों का गुणनफल नियत रहा। n1 u1 बराबर n2 u2। नियत कब रहेगा? जब उसी राशि का मापन कर रहे होंगे। ये थोड़ी कि अभी सड़क की चौड़ाई नापी थी, अब दूसरी सड़क की चौड़ाई नाप लाएं तब भी वो 3 मीटर होगी, ऐसा नहीं होगा भाई। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। संख्यात्मक मान समझ में आ गया होगा कि किसी, तो कुल मिला के अब हम एक संक्षेप में कहेंगे कि अब तक मैंने जो कुछ पढ़ाया वो मैं एक संक्षेप में आपको रिवाइज करा देता हूं कि भाई फिजिक्स में हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं और प्रकृति के जो नियम हैं उनको अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारे प्रेक्षण लेने होते हैं और जो फिजिक्स में जो लॉज होंगे, जो नियम होंगे, वो भौतिक राशियों के पदों में होंगे। उन भौतिक राशियों का हमें मापन भी करना पड़ेगा, और वो मापन कैसे होगा वो यहाँ समझाया जा रहा है कि मापन में हमें 2 बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान, और एक मात्रक यानी उसकी यूनिट। इसमें से अगर एक भी हमें नहीं पता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो संख्यात्मक मान आप समझ गए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। संख्यात्मक मान समझ गए, इन दोनों का में जो रिलेशन है वो भी आपकी समझ में आ गया। अब बात हो रही है मात्रक की। तो देखें, मात्रक की चर्चा आज अधूरी रह जाएगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इस टॉपिक को एक नए लेक्चर यानी अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में मात्रकों की बात करेंगे। तो बच्चों आज आपने जो कुछ सीखा है, आप कहेंगे सर आज आपने कुछ खास नहीं पढ़ाया। लेकिन बेटा खास नहीं है, लेकिन शुरुआत है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, जब हम किसी वाहन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड स्लो होती है, फिर कुछ समय के बाद वो रफ्तार पकड़ती है। समझ रहे हैं? तो पहले धीरे धीरे समझना बहुत ज़रूरी था। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत यूज़फुल हैं, काम आएंगी मापन में। तो मात्रक के बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, किलोग्राम है, टन है, क्विंटल है, ग्राम है, डेसीग्राम है, हेक्टोग्राम है। मतलब भिन्न भिन्न राशियों को भिन्न भिन्न मात्रकों में मापा जाता है। इन सब चीज़ों की चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज आप बोर हो जाएंगे बच्चों। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को ये पढ़ाई समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि आप कंजूसी न बरतें। अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, करिए भाई। जब लाइक का बटन दबाएंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं अपना बेटर से बेटर देने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी न करें, जिससे
और भी बच्चों का भला हो, और इन वीडियोस को शेयर करने में भी कंजूसी न करें, शेयर भी कर लिया करें भाई। बार बार इस बात को मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप लोगों का भी डाटा खर्च होता है, तो ध्यान रखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम रहेगा मात्रक। पाठ का नाम भी है वही, मात्रक एवं मापन। तो हमने आज मापन के बारे में चर्चा की थी, कल मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे अपना पाठ प्रोग्रेस करता चला जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।